बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर पेशावर हाई कोर्ट में निरस्तानी की अपील दायर कर दी, जबकि मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होने या मंजूर या मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल हो गया है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें कल से दायर होंगी, जबकि नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी बोर्ड इजलास में कहा है कि मुश्किल हालात का सब्र और हिम्मत से मुकाबला किया है और इस मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, मुल्क भर में जो है आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होने या मंजूर होने का जो मरहला है वो मुकम्मल हो गया है, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। मानसेरा के बाद लाहौर से भी नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, क्या कहेंगे? जी, पीडीएम को वापसी मुबारक हो, पेशगी मुबारक। और हमने तो किसी भी मरहले पे कोई किसी किस्म के शक व शुबे का इजहार नहीं किया कि पीडीएम जो है उसकी हुकूमत मौजूद है, उनका तसलसल है और छोटे मोटे बीच में उनको शुबात वगैरह पैदा हो जाते हैं, वरना यह है कि कोई इशू नहीं है, वो क्लैरिटी हो गई आज। तो उसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब को मुबारक हो, शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो, आबिद शेर अली साहब, सादिक सिंजरानी साहब और उसमें जहांगीर तरीन साहब को मुबारक हो, अलीम खान साहब को मुबारक हो, हमजा शहबाज साहब, साद रफ़ीक साहब, अयाज सादिक साहब, ये तमाम शख्सियात जो हैं, ये मरीम नवाज साहबा, ओन चौधरी साहब को मुबारक हो। तो ये सब जो हैं ये इनके सबके मंजूर हो गए हैं। और सादिक सिंजरानी साहब को जो है वो मुबारक हो। तो तकरीबन सबके ही मंजूर हो गए, किसी का भी मुस्तरद नहीं हुआ। मेरे ख्याल से गलती से हो गया होगा किसी का, वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ से ये जो दूसरी साइड है तो बानी चेयरमैन पीटीआई, परवेज इलाही साहब, मुनस इलाही साहब, शाह महमूद साहब, उनके साहबजादे, उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान में आगे पीछे चेक करने की चीज़ें गलती से दाखिल तो नहीं करवा दी। अच्छा, उसके बाद आज़म स्वाति साहब, जुल्फ़ी बुखारी, उस्मान डार साहब की वालदा, अच्छा कासिम सूरी साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब से पता नहीं क्या गलती हो गई। अच्छा, आपको कमाल की बात है कि उनके कागजात बड़ी इंटरेस्टिंग बात पे मुस्तरद हुए हैं उनके मुस्तरद हुए हैं इस बात पे कि उनके पास दुबई का काम है, यानी दुबई का जो वीज़ा नहीं, यानी जो एक वीज़ा होता है जिसके उनका दुबई के अकाम, यानी बाकी जितनी शख्सियात हैं हमारे माशाल्लाह पीडीएम की, वो हमेशा जब दुबई जाते हैं अचानक तो वो एक विज़िट वीज़ा लेते हैं, उससे पहले अकामे पे नहीं जाते, वो सब विज़िट वीज़ा लगवाते हैं। देखें ना कितने अच्छे लोग हैं। तो अख्तर मेंगल साहब ने क्यों ये अकामा रखा हुआ था दुबई का, अकामे पे उनके कागजात। अच्छा, उसके बाद हमाद अजहर साहब, शेख रशीद साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब, राना सनाउल्लाह साहब को मंजूर हो गए, उनको मुबारक। वज़ीर दाखिला, अब ये देखना है कि वज़ीर दाखिले होंगे। मैंने कहा उसी तरह से पीडीएम की हुकूमत का तसलसल है, सही ठीक है ना। अब इसमें देखना यह है कि उस दौर की जो मईशत और वो जो सारे मामला सारे चल रहे थे, इसाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना। अच्छा, सदर के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सदर जो है हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अभी मेरी कुछ लोगों से यहाँ बात हो रही थी इस्लामाबाद में, तो जैसे खैर बेनज़ीर भुट्टो साहब तो क्या बात थी, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक नई तारीख शायद दोबारा से, हालांकि कोई मुताबिकत नहीं दोनों शख्सियात में, दोनों का अपना अपना एक मकाम, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा खातून सदर जो है वो लाने की बात कर रही है, और वो हैं अदीब फरियाद तालपुर साहिबा, सदर पाकिस्तान खातून सदर। सही। तो वो अब तो तय है। अब इस बीच में इलेक्शन ये वो सारा ऐसे ही पैसों का ज़िया, जलसे वैसे ये वो सारे, तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तुम्हारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें सुल्तान है, फिर जो है वो उसमें सिकंदर भी हैं और फिर राजा भी हैं। वो एक आध नाम से आगे पीछे कुछ और भी लगा लें, ठीक है, तो और ज़्यादा उनकी जो रेट है वो कायम होगी। तो ज़बरदस्त से आ रहा है सब ठीक है, सही ठीक है ना। तो अब इसमें यह है कि अदालतें जो हैं वो दरमियान में पता नहीं
वो कुछ करेंगी, मतलब है कि वो थोड़ी मेरे ख्याल से सर्दियों की छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं हो सकती, थोड़ी ज़्यादा हो जाएं सर्दियों की छुट्टियाँ, ऐसे ही वो भी अदालतें क्या बीच में करेंगी, अभी तो हो गया ना, बस हो गया, ख़त्म। सर्दियों की छुट्टियाँ, तातीलात, स्मॉग, कोई और कुछ करके अदालतें जो है वो फिर आ जाएं 2-4 दिन पहले इलेक्शन से और वो करें। तो ये बीच में, ये असल में इसके साथ ही थोड़ा सा 1 महीना फरवरी का भी, अदरवाइज तो ये ऐसी साथ ही जुड़ के ना ऐसे, तो आज के बाद ये ऐसे करके हल बर्दारी की तकरीब है, बीच में कोई तुक नहीं बनती, ठीक है ना। तो ये तसलसल है, और वो तसलसल जो है वो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। अच्छा, ये कोई रह तो नहीं गया? कोई ऐसा तो नहीं बच के निकल गया उस लिस्ट में, कोई आगे पीछे दाएं बाएं? जब तक सूरज चांद रहेगा अहल हैं, उस्मान बुज़दार अहल हैं, ये ज़हन में रखें, वो अहल हो गए हैं। उस्मान बुज़दार साहब अहल हैं इलेक्शन में लड़ने के, ये देखें। ये जो मैं बात में, जब तक सूरज चांद रहेगा, वसीम अकरम प्लस वो मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि उन्होंने आगे जो है वो क्या करना है, लेकिन वो है नहीं, कागजात उन्होंने जमा कराए, पीटीआई के टिकट पे नहीं थे वो। ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। बहरहाल, अच्छा जी, अब इसमें जो है ये तो अब देखते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, हमने तो कभी किसी दिन भी ये नहीं कहा कि ये हुकूमत नहीं आ रही, और ये हुकूमत आ चुकी है, इनको वापसी मुबारक हो, इनका तसलसल। तो बस इसमें अब कोई बाकी चीज़ें तो इरेलेवेंट है दरमियान में। अच्छा, अब इसमें जो है दूसरी बात यह है कि जो इस दौरान अब इनको तवज्जो देनी चाहिए, तवज्जो होगी यकीनन, मईशत को इसहाक डार साहब ठीक करेंगे, और बाकी जो मामलात हैं उसको अभी किस तरह से वजारतें वही मेरे ख्याल से वही कंटिन्यू कर जाएँ। पंजाब देख लें किसको देना है, हो गया होगा मामला तय अभी तक, तो अब तो आपस में ही है ना अब तो तो वो क्या है, जैसे वो नहीं होता, पीएसएल की टीम नहीं होती कोयटा से कराची, तो हमारे ही है ना सारे, वो आपस में ही है, पीडीएम ही आपस में, तो क्या है, मतलब गले मिल के बस, ठीक है, छोटा मोटा इंतखाबी मुहिम में अब ये कि वो कोसते रहेंगे, अब किसको कोसेंगे ये भी मसला है। तो बस अब इसको अफवाम व तफहीम के साथ बैठें और ईमानदारी से बहुत ही तरीके से अच्छा विजन लेके आगे चलें और मुल्क को आगे चलाएं, ठीक है। जैसे पहले माशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो कई दहाइयों से तरक्की कर रहा है, तो यकीनन इतने ज़बरदस्त शख्सियात का विजन जो है इसको आगे लेके बढ़ेगा, सब इकट्ठे। अच्छा, ये फूलों का एक गुलदस्ता है, ये आइंदा हुकूमत एक फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें हर फूल होगा सवाए उस फूल के जो कि बंद गोभी का फूल बन के बीच में दाखिल हो जाए, बाकी ये फूलों का गुलदस्ता है। अच्छा, बहरहाल मैं इस पे क्या तबसरा करूँगा, तो ये जो है ये, अच्छा वहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं इस वक्त। नया साल शुरू हो रहा है, पुराना साल ख़त्म हो रहा है, इस पर बात है, लेकिन रोज़ के इवेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनको इस वक्त थोड़ा सा दुनिया कोशिश कर रही है कि उनसे अपनी तवज्जो हटाए, लेकिन वो इतने ज़्यादा संगीन हैं कि वो ज़ाहिर है कि नया साल है, उसमें खुशियाँ भी लोगों ने मनानी हैं, उसमें दुख भी हैं, उसमें गम भी हैं, उसमें परेशानियाँ भी हैं, लेकिन ये कि जो मुज़ाकरात हैं वो अभी तक उसमें एक डेडलॉक है, जो कि काहिरा में मुज़ाकरात के लिए हमास और इस्लामी जिहाद के वफूद पहुँचे हुए हैं, और इसी दौरान जो है वो जंग बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ जंग तो नहीं हो रही, इसको इस तरह से समझा जाए कि वो एक कतरे आम और खूनरेज़ी हो रही है, और इसमें जो है वो खूनरेज़ी हो रही है गज़ा में बहुत ज़्यादा शदीद। और मैंने कल भी बात की थी कि जब भी ये कोई सीज़ फायर या जंग बंदी या इस तरह का कोई मामला आगे चलता है तो एकदम से इसराइल की फ़ौज जो है वो बढ़ा देती है। इसमें अब
दो तीन बातें हैं कि जो इसराइल की काबीना है उसमें तकसीम पैदा हो चुकी है इस वक्त बाइडेन इंतज़ामिया में भी, और बाइडेन इंतज़ामिया में भी तकसीम है, और इसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि ये ख़ित्ते की जंग ना बने। लेकिन ये ख़ित्ते की जंग इसको बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक तरह से बन भी गई है। इसमें कोशिश पूरी हो रही है कि ये लिबनान बतौर लिबनान इसमें ना आ जाए, और इसीलिए एक दो रोज़ इसको ताख़ीर की है। सैयद हसन नसरुल्लाह आज शायद, पहले एक बात थी कि आज वो ख़िताब करने लगे हैं, और वो तमाम जो उसमें कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं हिज़्बुल्लाह के हवाले से। लेकिन फिर चूँकि डेविड कैमरॉन और ये सारी शख्सियात, कुछ ज़्यादातर शख्सियात इधर ही हैं, यहीं पे हैं, या कुछ वापस जाके फिर आ जाएंगी न्यू ईयर करके अपने, लेकिन ज़्यादातर सफारतकार जो हैं वो मशरिक़ वस्ता में ही मौजूद हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूरोप और अमेरिका के जो सफारतकार हैं। और जो हॉन्स्टीन है, जो कि जिनके बारे में मैंने कहा था कि वो एनर्जी के थे और वाइट हाउस, वो अब आज वो लिबनान पहुँचे हुए हैं, और आज उनकी मुलाकात, वैसे तो उनकी मुलाकात जो है वो हो रही है जो वज़ीर आज़म से या स्पीकर से, लेकिन हिज़्बुल्लाह के साथ भी अमेरिका का मतलब ये आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ कि हिज़्बुल्लाह और अमेरिकन आपस में जो है वो इनकी मुलाकात होती है बैरूत में, ठीक है ना। और वो किसी के तवस्सुत से भी नहीं होती, वैसे ही बैरूत में जो है ना वो हो जाती है मुलाकात, किसी होटल में किसी जगह पे, और हिज़्बुल्लाह भी बैठे होते, बात स्ट्रेट टॉक हो रही होती है कि क्या करना है आगे। और हिज़्बुल्लाह उसमें जो है वो बहुत उनका सख्त स्टांस, अभी तक हिज़्बुल्लाह का स्टांस बड़ा सख्त होता है। अगर उनके कोई नुमाइंदे नीचे के लेवल के, उनके नुमाइंदे बात भी करते हैं अमेरिकन के साथ, तो वो बड़ा सख्त स्टांस लेते हैं, और वो फिर उसमें ये उनकी बात होती है, क्योंकि लेबनान में तो अमेरिका है ना, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है बैरूत में बड़ी ज़बरदस्त, जहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उसकी बिल्कुल सिक्योरिटी वगैरह बहुत आराम से अमेरिकन जो हैं वहाँ पे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत में, वो बहुत आराम सुकून से उनके सारा यूनिवर्सिटी चल रही होती है, वहाँ पे कोई थ्रेट्स नहीं होती, कुछ बिल्कुल सुकून। तो अमेरिकन को यानी जो बैरूत है ना वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है अमेरिकन के लिए इस वक्त, ख़ास तौर पे तब जबकि इराक़ कह रहा है कि आप चले जाएं और बाकी जगहों से उनको जाने, तो उनकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो बैरूत में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसमें जो है, क्योंकि बैरूत आप समझ लेना कि लिबनान के साथ इराक़ है, और तो बैरूत एक ऐसी जगह है जो कि बहरहाल वहाँ पे मौजूदगी ज़रूरी है अमेरिकन की, डिप्लोमेसी के हवाले से भी और कई हवालों से भी। ये जो मामलात हैं ना इराक़ के या सीरिया के, ये सारे ये यहाँ से ज़्यादा वहाँ तय होते हैं, यानी रियाद या अबू धाबी से ज़्यादा ये बैरूत में तय होते हैं, क्योंकि वहाँ की तारीख़ है पूरी फ़लस्तीन के हवाले से, और इसराइल के साथ जंग के बाद तारीख़ कैरी कर रहा है लिबनान। अच्छा, तो वहाँ पर ये अब जो सईद हसन नसरुल्लाह हैं वो 3 तारीख को ख़िताब करेंगे। उनका जो ख़िताब है 3 तारीख को होगा, जब जनरल कासिम सुलेमानी जो हैं और अब्दुल हादी मुहंदिस की चौथी बरसी है, ठीक है, इन दोनों शख्सियात की चौथी बरसी है। और ये जो हैं ये ज़ाहिर है कि जो जनरल कासिम सुलेमानी हैं उनको 4 साल पहले बगदाद एयरपोर्ट के बाहर जो है अब्दुल हादी मुहंदिस के साथ अमेरिकन्स ने उनको निशाना बनाया था। और ये जो दूसरा वाक़या सैयद रज़ी मूसवी का हुआ है, ये उनके करीबी साथी थे, ये बात पहले भी कह चुके हैं। ईरान की खातून अव्वल जो हैं वो भी लेबनान में हैं। अच्छा, इसमें जो डेडलॉक है वहाँ पे, जो डेडलॉक आ गया है इस वक्त, वो उसकी कई वजूहात हैं इस वक्त। उसकी वजह ये है कि देखें, हुआ ये है कि ये अमेरिका के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कहीं इसराइल जो है, इसराइल की हुकूमत नहीं, पूरा इसराइल कोलैप्स ना हो जाए। इसराइल का जो ढांचा है, एक रियासत का ढांचा होता है ना जी। एक है हुकूमत का ढांचा कि जी नेतन्याहू हुकूमत है, एक है कि पूरी जो इसराइल है उसका जो भी ढांचा बना हुआ है, वो असल है, वो फ़र्ज़ी है, वो जो भी है,
और अमेरिकन्स के ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल के साथ उनको तस्लीम तो कर लिया था 1948 में अमेरिका ने, लेकिन इनकी फ़ौजी इमदाद कैनेडी के दौर में शुरू हुई है, जॉन एफ कैनेडी के दौर में। और उसके बाद इनको बहुत पैसा भी दिया है, और फिर ज़ाहिर सोवियत यूनियन और मुख्तलिफ पोल्स और ये और वो सारा सिलसिला। और अमेरिकन ने बड़ी कोशिश की कि जमाल अब्दुल नासिर के साथ पहले मामला तय हों। जमाल अब्दुल नासिर पहली चॉइस थे अमेरिका की, लेकिन जमाल अब्दुल नासिर सोवियत कैंप में चले गए थे। जमाल अब्दुल नासिर के साथ अमेरिका, बल्कि इतना ज़्यादा जमाल अब्दुल नासिर अमेरिका के करीब थे कि अमेरिका ने ब्रिटेन को स्नब कर दिया था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ गया था। जमाल अब्दुल नासिर की इतनी हमायत की थी अमेरिका ने जब ये नहर सुएज़ का क्राइसिस पैदा हुआ था। लेकिन यह है कि अल्टीमेटली ये हुआ, आखिर में फिर ये हुआ कि यूगोस्लाविया और ये सारा असला मतलब वो हम उस पर पहले भी बात कर चुके हैं। तो जमाल अब्दुल नासिर जो है वो चले गए फिर सोवियत कैंप में। अब इशू ये है सारा कि इसराइल का पूरा ढांचा मुनज़्ज़म ना हो जाए कहीं। इस वक्त ये बड़ी शदीद तशवीश है अमेरिका के अंदर, यानी बतौर रियासत इसराइल कहीं उसका इंतज़ाम ना हो जाए। और मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि यहाँ तक डिस्कस हो रहा है मुख्तलिफ कैपिटल्स में कि ऐसी सूरत हाल बन गई, ये सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, तो वहाँ के न्यूक्लियर एसेट्स की सेफ्टी और आयरन डोम्स की जो मतलब हम मुल्क हमेशा वो प्लान बी सी जहन में रखते हैं कि अगर इस तरह का लैप्स हुआ है कि जिसमें हमास 7 तारीख को पूरा का पूरा ऑपरेशन कर गई है और इसराइल के लोग सो रहे थे, तो एक टाइम इस बात पे भी एक संजीदगी से गौर हो रहा है कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी सेफ्टी कैसे है। अगर चारों तरफ से अलगार हो गई, इधर से हिजबुल्लाह आ गई, इधर से हुतीज़ आ गए, उधर से जो है वो लेबनान में से फ़लस्तीन है, तो न्यूक्लियर एसिड्स का क्या होगा। अमेरिका कभी बूट्स ऑन ग्राउंड, तो वो अपनी बेस नहीं शो कर रहे, तो अपनी बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं शो कर रहे कि मौजूद हैं इसराइल के अंदर या उनकी बेसिस मौजूद हैं। लेकिन ये कि बड़ा उनमें कंसर्न है इस बात का। और इस उसमें जो है ना ये अंदर चूँकि हुकूमत के अंदर भी शदीद झगड़ा हो गया है। और मैंने कल भी बात की थी कि नेतन्याहू जो हैं, नेतन्याहू के साथ बड़ा एक कॉल जिसका कोई हमारे पास अलामिया नहीं आया वाइट हाउस से, लेकिन यह है कि उस कॉल के बारे में बात हुई कि प्रेसिडेंट बाइडन ने शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा है कि आप ये टैक्स के मामला तो क्यों नहीं ठीक करते और ये वो सारा। अब इशू ये है कि वो वहाँ पर अब नेतन्याहू की हुकूमत में आपस में लड़ाई हो गई है और वो लड़ाई बड़ी शदीद है। एक तो पहले नेतन्याहू ने ये जो उनके गैलेंट हैं जो वज़ीर दिफा हैं, इनको पहले ही फायर कर दिए, 2-3 दफ़ा पहले ही फायर हो चुके हैं वो। तो उनको जो है वो मना कर दिया है कि आप जो 2 हसास अदारे हैं उनसे आप नहीं मिलेंगे। अच्छा, हसास अदारे जो हैं शिनबेत है और मोसाद है। तो मोसाद के जो सरबराह हैं डेविड बार्निया से, उनसे भी नहीं मिलेंगे, और जो फ़ौज के सरबराह हैं हलेवी, उनसे भी आप नहीं मिलेंगे। तो ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वज़ीर दिफा को कहा है कि जी आप जो हैं वो शिनबेत के सरबराह से भी नहीं मिलेंगे और मोसाद के सरबराह से भी नहीं मिलेंगे। और मोसाद के सरबराह जो हैं वो उनके बारे में गैलेंट जो हैं उनका कहना यह है कि ये पेरिस में एक मीटिंग करके आए हैं खामोशी से, और मैं वज़ीर दिफा हूँ, मुझे आप बताते नहीं हैं, और आप क्या है यहाँ पे क्या खेल हो रहा है मुझे बताएं उसमें। तो उसके नतीजे में जो है वो उनका आपस में झगड़ा है, और वो झगड़ा जो है वो बढ़ गया है। कुछ अर्से पहले का मैं टाइम्स ऑफ इसराइल आपको दिखाऊं कि कुछ अर्से पहले का है, कुछ चंद रोज़ पहले का वाक़यात ऐसे हैं कि फिर उसकी ज़ाहिर है कि कोट करना ज़रूरी होता है। कि टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, सेकंड स्लाइड से हम शुरू कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेड टू बार गैलेंट फ्रॉम होल्डिंग वन-ऑन-वन डिस्कशन विद मोसाद हेड होस्टेजेस के ऊपर। लेकिन आज की ये खबर जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ही कह दी है कि मोसाद और शिन बेत के हेड्स जो हैं वो ऑपरेशन मीटिंग गैलेंट के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, गैलेंट जो हैं वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ग्रुप जो कि इंतहा पसंद ग्रुप है, ठीक है। यानी वो ग्रुप, वैसे तो नेतन्याहू भी बहुत उसमें है, लेकिन नेतन्याहू को जो कि बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से एक बड़ा इस तरह क्राइसिस है कि एक रियासत कोलैप्स कर जाए विद न्यूक्लियर एसिड्स और विद मतलब सारी जो लेटेस्ट उनके पास टेक्नोलॉजी है, और एक अजीब सूरत हाल बन गई है ना। और उसके ऊपर आज जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी डिटेल रिपोर्ट, अब उस डिटेल रिपोर्ट को, बहुत लंबी रिपोर्ट है, ग्राफिक्स के साथ उन्होंने तस्वीरें उसमें सारा डाटा डाल के, ये 6th स्लाइड है,
वेयर वॉज द इसराइली मिलिट्री, इतनी उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पे दी है, एग्जैक्ट एक एक बंदा कहाँ कहाँ मौजूद था और कौन सा ऑफिसर कहाँ था, क्या कर रहा था, किस जगह पे था, क्या हो रहा था, कैसे, और उस तब से लेके अब तक क्या हुआ। और उसमें जो इसमें जो उनकी सुर्खी है वो यही है कि जो टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन ही कह रही है कि जो ट्रूप्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, आउट ऑफ पोजीशन, सोशल मीडिया पे रिलाई करती नहीं, अपने टारगेट्स इस्तेमाल करने के लिए जहाँ बम फेंकने हैं वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू, और जो है बिहाइंड द फेलियर इसराइल हैड नो बैटल प्लान फॉर अ मैसिव हमास इन्वेजन। कोई उनके पास प्लान नहीं था, सोशल मीडिया पे वो मसरूफ़ थे और बस देख रहे थे कि अच्छा फलां आदमी आराम से बैठ के वो पता नहीं टिकटॉक पे थे या इंस्टाग्राम पे थे, किस पे थे। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की एक रिपोर्ट आई है साथ ही। और फॉरेन अफेयर्स को हमेशा संजीदा लेती है पूरी दुनिया, जो भी ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और फॉरेन अफेयर्स, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के साथ मुंसलिक। और उनका जो एक बहुत तवील आर्टिकल आज उसमें पब्लिश हुआ है, हाउ इसराइल कुड लूज़ अमेरिका। अच्छा, ये जो है ये लिखा है शलोम लिपनर ने। शलोम लिपनर जो है ये 1990 से लेके 2016, 1990 से 2016 तक तमाम इसराइली वजीर आजम जितने गुजरे हैं उन सबके मुशीर हैं वो हैं। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट या ये ऑफिस में रहे हैं थ्रू आउट, बड़ी यंग एज में ये ऑफिस में आए और मुख्तलिफ ओहदों पे, तो ये थ्रू आउट रहे हैं। अब इन्होंने, इनका ये कहना है कि यहाँ पर ये सूरत हाल ऐसी है कि नेतन्याहू की वजह से इसराइल एक हमेशा के लिए अमेरिका को खोने जा रहा है, अमेरिका उससे हट रहा है पीछे, और वो इसमें इस जंग को आगे नहीं बढ़ाएगा नेतन्याहू के वक्त में जो कुछ हो रहा है इस वक्त। और कोई ऐसा लंबा चौड़ा अमेरिका का, देखें रशिया भी इसराइल के साथ था, चाइना भी, चाइना की तो सारी इन्वेस्टमेंट्स, रशिया तो मुकम्मल तौर पे जब ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो रशिया का तो आना जाना, नेतन्याहू आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा रशिया चाइना ने पोजीशन ली है। जब इस तरह के मामलात होते हैं ना दुनिया, आपको पोजीशन लेनी पड़ती है। आप वो पोजीशन हो सकता है कभी कभी गलत भी हो जाती है रियासतों की, लेकिन आप एक पोजीशन रखते हैं। अभी हम न्यूट्रल हैं, नहीं, आप एक पोजीशन लेते हैं। रशिया ने और चाइना ने और यूरोप ने और तमाम दुनिया एक पोजीशन ली है कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है ज़्यादा। यहाँ पर ये ज़हन में रखें कि जब हमास का भी जिक्र आता है तो वो कहते हैं कि इसकी तारीख क्या है, इसकी तारीख क्या है, पीछे इसमें आप देखें तो सही कि क्या हुआ। तो अगर अब मुझे बताएं कि ये अगर 21,000 या 22,000 लोग जो शहीद हो गए हैं, अब इनको ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो इनके आगे क्या, वो कह रहे हैं इसीलिए कि बच्चों को भी मार दो, सब नस्ल ख़त्म कर दो ताकि कोई पैदा ही ना हो आगे इनकी नस्ल का, ना वो भी दहशतगर्द बन जाएगा, तो सफ़ा हस्ती से मिटा दो। अब इशू ये है सारा कि यहाँ पर और इतना बड़ा एक जो है वो एक जंगी जराइम हो गए हैं, और ये सारी जो कामीना है, छोड़ दें नेतन्याहू क्या कर रहा है, ये सारे वो हैं जिनको आगे, जिनको पता है कि उनके ऊपर नाहली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनके ऊपर जराइम के इल्ज़ामात लग रहे हैं। साउथ अफ्रीका चला गया है आलमी अदालत में, और आलमी अदालत में उसने जंगी जराइम की बात की है। हेग वाली जो आलमी अदालत इंसाफ है वो पहले ही से ही एक इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं। उसने बाकायदा सरकारी तौर पे एज ए रुकन जो 1948 का आर्टिकल, जेनेवा आर्टिकल, उसके तहत जंगी जराइम की एप्लीकेशन डाल दी है कि इसराइल को जंगी जराइम में बतौर रियासत इसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए। ये वो अदालत है जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कोई उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो फिर वो आलमी अदालत आती है। तो एक मुल्क चला गया है कि जी इसमें जंगी जराइम के लिए हम पार्टी बन रहे हैं। अब ज़ाहिर है उसमें और मुल्क दुनिया की शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो डिफेंड कौन करने के लिए आएगा कि ये सिविलियंस को नहीं मारा गया, क्योंकि ये तो एक पूरी चार्जशीट है
और इसीलिए सेक्रेटरी बाइडन इस वक्त खामोशी है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर इससे यहाँ तक तो सिग्नलिंग हो रही है ना। अब देखें ना, आज दोबारा इसराइल ने अटैक किया है। ये जो इलाका है, ये इलाका है सीरिया का, लेकिन ये इराक के साथ मिलता है, और ये है बो कमाल। ये उनके फ्रंट्स खुल रहे हैं। इसराइल जाहिर है कि अच्छा, अब ये बो कमाल का इलाका है, ये बिल्कुल आप समझें कि ये जो है ये सीरिया और इराक, ये अगर आपको नज़र आए ना, ये जो ऊपर रेड कलर की आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है ना, अल्बो कमाल, ये इराक और सीरिया के दरमियान रास्ता है। और अच्छा, ये रास्ता जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो रास्ता है, अगर उस पहले वाले मैप को दिखाएं, पहले वाले नक्शे को, तो ये रास्ता बिल्कुल, यानी इराक से अगर आपने लिबनान जाना हो ना, तो पूरा सीरिया क्रॉस करना हो, तो ये रास्ता बिल्कुल आप समझेंगे एक तकरीबन स्मूथ रास्ता है, यानी इसमें पहाड़ियाँ वगैरह कम है। तो यहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक की है, और ये जगह जो है ये सीरिया की है, लेकिन इराक के साथ, और उनका कहना ये है कि यहाँ पे हमने सीरिया, अब सीरिया जो है, सीरिया इसमें रिस्ट्रेंट शो कर रहा है। सीरिया इसलिए रिस्ट्रेंट शो कर रहा है कि सीरिया जो है वो वहाँ पे रशिया है। सीरिया जो है, अगर बशारुल असद किसी वजह से इक़्तिदार में हैं, तो इसलिए हैं कि रशिया, अगर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा तो वो रिस्पॉन्स सीरिया से ज़्यादा रशिया का होगा। तो रशिया रिस्ट्रेन कर रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो इस मरले पे ये एक मतलब है कि एक बड़ा मामला हो जाएगा। रशिया जो है उसके लिए कोई इशू नहीं है इसराइल पे स्ट्राइक करना, और रशिया ने एक पोजीशन ले ली है, लेकिन यह है कि वो फिर मामलात जो हैं किसी और तरफ चले जाएंगे कि रशिया भी, पता चला उधर रशिया ने भी, क्योंकि अगर सीरिया भी इस वक्त स्ट्राइक करता है तो रशिया, और वो फिर उससे पहले चूँकि अरब लीग के अंदर आया है दोबारा, और सऊदी अरेबिया और यूएई और उनके इराक और ये सारे मुल्क, और सीरिया को निकाल दिया गया था अरब लीग से, लेकिन सीरिया अभी वापस आया है चंद माह पहले ही। तो ये जो सीरिया में और इराक में और लिबनान में ये सारे अरब, ये अब, और इजिप्ट का प्लान है, ये जहन में रखें, इजिप्ट के अंदर ये लोग जमा हैं। तो इजिप्ट इस वक्त जो है जनरल सिसी, उनकी पोजीशन भी इस मरले पे ये पहले हामी भर चुके हैं। ये बार बार ऐसे नहीं होगा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंच जाएंगे और वहाँ पे हमास की लीडरशिप, अब अगर मैसेज ये है कि अब अगर हमास की और इस्लामी जिहाद की लीडरशिप बैठी है, वो इंतज़ार कर रही है कि यहाँ से अमेरिकन भेजें इनको, क्योंकि मोसाद के सरबराह नहीं पहुँचे कायरा अभी तक, और वहाँ पर एक फटा पड़ा हुआ है कि गैलेंट और बाकी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये पोस्ट गाज़ा प्लान हमें मंजूर नहीं है, कि यहाँ पे एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत बने, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बने, सीज़ फायर हो, कैदी छुड़ाए जाएँ और गमाली छुड़ाए जाएँ, और यहाँ पे जो है वो मतलब है कि, क्योंकि हमास, ये बात हुई ना कि हमास भी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी अपनी वो इक़्तिदार छोड़ देंगे, उनकी हमायत से एक फ़लस्तीनी वहाँ पर संभाल लेंगे, और जो काबिल कबूल होंगे सबको। अच्छा, वो जो नाम आ रहे हैं ना, वो अमेरिका को भी काबिल कबूल है, वो अमेरिका को भी काबिल कबूल हैं, वो पूरे यूरोप को भी काबिल कबूल हैं। वो ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो कि यानी तामीर और अमन और इस तरह की, तो लेकिन इनका इशू ये है कि ये कह रहे हैं कि वो जंगी जराइम का क्या होगा, इसको जंग को फैलाओ किसी तरह, अमेरिका को सकिन करो। इस मौके से फ़ायदा उठा के अमेरिका की तवज्जो ज़रूरी यहाँ है, उन्होंने कहा अमेरिका यहाँ फंसा हुआ है, तो ये बेहतरीन टाइम है। तो पुतिन ने कहा सर यूक्रेन को तो उठा लो हाथ से। तो इन्होंने कल अमेरिका ने उनको बाईपास करते हुए इमदाद भी दी है, कांग्रेस को बाईपास करते हुए। और वक्फे में जाने से पहले मैं सिर्फ वो वाइट हाउस का एलामिया दिखाऊं, उन्होंने अगर है हमारे पास तो प्रेसिडेंट बाइडन ने ज़ाहिर है कि क्योंकि कोलैप्स ना हो जाए और इनके पास असला भी ख़त्म हो गया है, ये जो 8th स्लाइड है ना, स्टेटमेंट है वाइट हाउस की, और वाइट हाउस की स्टेटमेंट कि ओवरनाइट जो है रशिया, ये रशिया के बारे में, ठीक है ना, कि रशिया जो है वो रशिया को वो मदद नहीं दे रहे, ठीक है, यूक्रेन की हेल्प नहीं कर पा रहे, और वो कह रहे हैं कि जी पुतिन जो है वो उसने अटैक किया, पुतिन जो है वो उन्होंने को 350 बंदे कह रहे हैं, रशिया कह रहा है हमने उनके ऑफिसर्स को मार दिया है, ऑफिसर्स को और शहरियों को और बाकी लोग, ट्रूप्स को, फौजियों को। और ये प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा है कि दुनिया को और नेटो को मदद करनी होगी। 2 साल के बाद यूक्रेन, ये पुतिन जो है ये जीत गया तो सारी दुनिया के लिए मसला होगा, लेकिन मसला ये है कि उधर पुतिन ये वक्त उन्होंने उसने कहा ठीक, अभी
आते हैं ज़रा सीरिया की तरफ और इस तरफ, लेकिन यूक्रेन, मैं आपको बताऊं, ये दोनों ऐसी जंगें हैं जो अगर यूक्रेन के अंदर रशिया जीत भी जाता है ना इस तरह, इनमें पीस टॉक होनी चाहिए थी, ये अमन के साथ। ये अगर यूक्रेन देखें रशिया आ भी जाता है तो ये फिर इलाका, फिर यूरोप डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सही। तो इसमें या तो मैक्रो आए, जर्मन्स ने पता नहीं खुदा जाने क्या किया है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के ऊपर वो चुप करके बैठे, हालांकि जर्मन बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता था, या अरब लीग आए, या कोई ऐसा मुल्क आए जो वहाँ पर, या चाइना आए जो उसको, यूक्रेन और रशिया की उधर शदीद हो गई जंग, जी डॉक्टर साहब। और ये बदतरीन, ये बड़ी यानी ख़राब जंगें हैं, यूरोप की जंगें, और साथ ही ये फ़लस्तीन और इसराइल की जंगें, इनकी एक तवील तारीख़ है और बड़ी तल्ख़ तारीख़ है। तो अब वक्फा में फिर उसके बाद बात करते हैं, नया साल शुरू हो रहा है। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इंतखाबी मैदान में उतरने के तैयार है। उन्होंने कहा है कि चारों सूबों में जो है इंतखाबी मुहिम की जाएगी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है इस मुहिम की क़यादत करेंगे। पीपल्स पार्टी तो नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं, वो तो हुकूमत में है, आ गए हैं ना, उनके मुखालिफिन सारे फारिग हो गए हैं जी। तो मतलब है कि ये कोई मतलब ये कोई बिला मुकाबले मुंतखब होंगे ना सारे जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमें ये भी देखना है कि मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है, और क्या हम मतलब कितना खर्चा होगा इलेक्शंस पे, और ये सारा होगा। तो कंटिन्यूटी इसको ऐसे ही कर देना, इलेक्शन वगैरह, खर्चे वर्चे ये सारे, तो और ये पीडीएम की ही कंटिन्यू, तो पहले से ही बात होती रही है। तो मैं बीच में वही सोच रहा हूँ कि अदालतों की अब एक अजीब सी सूरत हाल होगी ना, इसलिए ये छुट्टियाँ वगैरह किसी तरह आगे बन जाए, ताकि वो एक जो होता है ना कि मतलब सुकून के साथ ये सब लैंड हो जाए, और मतलब सामने है ही कोई नहीं यानी अब तो बिल्कुल ही वो तो इशू ही ख़त्म हो गया ना सारा। तो देखते हैं बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होता है। सही। तो ये जो है, अच्छा दूसरी जो बात है वो ये है कि तो ये वहाँ पे एक, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि दो कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ दुनिया अगले साल में दाखिल हो रही है, दो नई जंगों के साथ। पुरानी जंगें अपनी जगह हैं, पुराने जो इश्यूज़ हैं वो सारे अपनी जगह हैं, चाहे वो इंडिया चाइना हो, चाहे वो म्यांमार का हो, म्यांमार के अंदर क्या होना है फ्यूचर में किसी को नहीं पता, हुकूमत क्या आएगी, कैसे बनेगी, क्या होगा, क्या हो, किसी को नहीं पता। बांग्लादेश में इलेक्शंस फौरी तौर पे, उसके बाद अफ्रीका के हालात अजीब, सूडान के अंदर क्या हो रहा है, मतलब तवज्जो सारी एक तरफ है ना। और फिर मैंने आपसे कहा कि ये यूरोप की जंग पूरे यूरोप पे, पूरी दुनिया पे इसका असर होगा, इसलिए अमन, इसका कोई ना कोई इसका फार्मूला निकलना चाहिए। लेकिन इतना आगे चला गया है ना मामला, इतना आगे चला गया, और इस तरह से अमेरिका, ज़ाहिर है उनके अपने इलेक्शन ईयर, मतलब वहाँ पर एक अजीब क्यास है कि बाइडन इंतज़ामिया, उधर वो 2 रियासतों में वो भी नाअहल हो गए ट्रम्प, उनका भी 4 तारीख को केस लगा हुआ है। हमारे यहाँ ये 2 तारीख को कोई अदालतें खुलेंगी, उनके यहाँ 4 को खुलेंगी, तो आगे पीछे फैसले होंगे। तो मसला ये है कि वो उधर भी अब एक बाइडन इंतज़ामिया के अंदर, और फिर बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा मामला है ना कि आपने जंग छेड़ दी, छिड़वा दी, और फिर उसके बाद वो यानी टर्की की पार्लियामेंट ने भी कई हफ्ते तक उसको मुलतवी कर दिया स्वीडन को, स्वीडन आते, और मतलब है कि अब देखिए ना, मुल्कों ने अपने तौर पे तय करना है। यानी इससे सबक क्या हासिल हो रहा है, इससे सबक ये हासिल हो रहा है हर मुल्क के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई अरब मुल्क हो, चाहे वो यूरोपीय मुल्क हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश, कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क के लिए ये सूरत हाल में, पहले सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हुआ करती थी पहले की सर जंग में, पहले कोई किसी के साथ खड़ा होता तो खड़ा होता था। अब मसला ये है कि अब यहाँ पे जो पीछे हट जाते हैं ना, तो पीछे हटने से वो पोजीशन ख़राब होती है। जैसे इंडिया और चाइना का मसला है, इंडिया और चाइना का मसला है, इंडिया ने मुस्तकिल एक तमाम दारोमदार जो वज़ीर आज़म मोदी हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका साथ है, और यहाँ पे चाइना के अगेंस्ट जो अमेरिका क्या, और अमेरिका की तरफ से क्या रवैया है, ठीक है ना। मतलब मैं कोई वही बात है कि इसमें आप कोई डॉट्स मिला के बात करते हैं ना, तो वो जो पूरी सिचुएशन है वो अगर बैकिंग हो तो इंडिया फिर, अब इंडिया जो है वो जाहिर है कि अगर वो
चाइना के साथ मुज़ाकरात करता है और शुरू और होने चाहिए मुज़ाकरात, तो वो थ्रू रशिया ही होंगे। लेकिन रशिया की जो पोजीशनिंग है बाकी जगहों पे इस वक्त, वो उस पोजीशन के साथ फिर इंडिया जाएगा तो रशिया तो ईरान के साथ है और रशिया तो यूक्रेन, और क्या रशिया जो है वो चाइना के साथ सुलह करवाएगा? रशिया यानी आप देखें पुतिन जो है वो नॉर्थ कोरिया से होकर आए हैं, मतलब एक पूरी एक प्लान चेस बोर्ड यहाँ बन रहा है। इसी तरह पाकिस्तान, अब वो वक्त आ रहा है ना कि आपने एक बैलेंसिंग जो है वो ऐसे करनी है कि उसको, मतलब कई मुल्कों ने बैलेंसिंग की हुई है, वैसे आप यूरोप वगैरह में देखें, मिडिल ईस्ट में देखें, तो वो बैलेंसिंग इस तरह से की हुई है उन्होंने कि वहीं पर इसलिए मुज़ाकरात भी हो रहे हैं उनको से। तो बात यह है कि वो ये कुछ अजीब किस्म की सर जंग है कि कौन किसके साथ है, कहाँ है, कैसे है, किस वक्त क्या टिल्ट लेगा कोई। अब देखें बरतानिया की पहले को मुख्तलिफ पोजीशन थी, उन्होंने अपने एक दो लोगों को फायर किया, डेविड कैमरॉन आए, फुल डिप्लोमेसी में वो बिलीव करते हैं कि यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए फौरी तौर पे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है रियासतों की, रियासतें अगर एक फर्म पॉलिसी इख्तियार कर लें ना, बिल्कुल कि हमने अच्छा पाकिस्तान ने कुछ मामला पे फर्म पॉलिसी है पाकिस्तान की, जैसे कश्मीर पे है, जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी इस पे है, फ़लस्तीन पे एक ले ली ना, दो आप एक बड़े दुनिया के ब्लॉक का हिस्सा है जिसमें ये बात हो रही है कि सीज फायर करवाया जाए फौरी तौर पे, और जिसमें ये बात हो रही है कि दो रियासतें हैं। ये आपकी स्टडी पोजीशन है, आपने ले ली, खुल के ले ली पोजीशन। अब उसमें मसला ये सारा कि जो रियासतें सारी फैसला करेंगी पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा, वहां पे रिस्ट्रेन का मुजाहरा हो रहा है। ये बड़ी बहुत अच्छा हो रहा है कि हिजबुल्लाह इस पर रिस्ट्रेन कर रही है, और ये हैरान कुन है, हैरान कुन। यानी आज मैंने शाम को भी चेक किया कि इतनी ज्यादा अब तो खुल के लड़ाई हो रही, खुल के कई मास खुल गए हैं, पूरी फौज घुसी हुई है इसराइल की, या सनवर के लोग लड़ रहे हैं अभी तक। अब मसला यह है कि अगर याहिया अनवर नहीं मिला आपको और मोहम्मद दैफ नहीं मिला इतने दिनों में, और 180-185 बंदे आपके मारे गए हैं ज़मीनी जंग में, और वहाँ से वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि और तादाद बढ़ती जा रही है, और आज भी 200 लोग शहीद हो। मसला ये है कि अब इसका जितना ये फैलती है ना जंगें, उतना उनको फिर शुरू में वो हो जाए ना अगर मामला हल, तो हल हो जाता है वो। फिर उसके बाद अगर देखें इराक क्यों डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा इराक दी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इराक बड़ी मुश्किल, जैसी मुख्तलिफ ग्रुप्स आगे पीछे, मतलब मुक्तदा सदर को कभी इतराज़ होता है कुछ, लेकिन जैसे तैसे वह खाना जंगी नहीं हो रही, मतलब लोग एक दूसरे का सर नहीं काट रहे, वो दाइश वाइश सारे वहाँ से जो भी इस किस्म के अनासर थे उनको पाक साफ कर दिए, ठीक है। तो इशू ये सारा कि वो अब आपस में उनके जो भी इख्तलाफ होते हैं सारे जो, लेकिन वो खाना जंगी सर नहीं काट रहा कोई इस वक्त ना शाम में सर काट रहे हैं, दाइश नामी फितना खत्म हो गया जड़ों से। अब इशू यह है कि ये मुल्क स्टेबलाइज भी नहीं है, लेकिन साथ इसी तरह यमन के अंदर एक बड़ा नाजुक सा समझौता है इस वक्त, और बड़ी मुश्किलों से वो हल हुआ है मसला, और उसकी पूरी तारीख है। वो नॉर्थ यमन और साउथ यमन और वो जो दो यमन थे, और वो ये एक दफा अगर खराब हो जाती है ना, इस वक्त आप देखें ना, तो इस वक्त यमन को बड़ी मुश्किलों के साथ लोग जो है वो अमन की तरफ जा रहे थे। इस मरहले पे ये वाकया पेश आ गया। इस वाकये को शुरू में ख़त्म किया जा सकता था, शुरू में ख़त्म किया जा सकता था इस वाकये को, लेकिन ये जितना ज़्यादा इसमें दिन गुजर रहे हैं उतनी पेचीदा होता जा रहा है। यानी हमास ने आके यहाँ पे किया, उसको उस पर हमास को किसी ने ये नहीं किया कि हमास ने बड़ा अच्छा किया काम किया, लोगों ने कहा कि ये हमास के ये क्यों किया हमास ने। उस पहले ही दिन खबरें आना शुरू हुई कि गजा दुनिया का सबसे बड़ा खुला जेल है, ठीक है, जहां पर ये हो रहा है, जहां पे ये कत्लेआम हो रहा है, ये हो रहा है। तो होता ये कि जब वो पुरअमन बात ना सुन रही हो ना दुनिया, तो फिर वो असला उठाते हैं। मैं कोई ये उनकी बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी यानी हमास का जो काम था उसकी मैं किसी तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उसके पस मंज़र आप हमास क्यों बनी, इसका पस मंज़र होता है ना हर चीज़ का, मतलब शिन फेन क्यों बनी थी, एक पस मंज़र है ना। मतलब आप कहें कि जी वो कैसी अजीब सी बात है कि जी यहाँ पे जो है वो 1857 में लोग खड़े हो गए थे, ये कोई बात है भला, हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, वो पस मंज़र था उसका। 1857 की जंग आज़ादी है जिसको वो जो है म्यूटिनी कहते हैं अभी तक अपनी किताबों में। तो बात ये है कि ये जो है ना इस तरह से इसको
कितना बड़ा टेररिस्ट था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला टेररिस्ट था ना एक अरसे तक, उसको जेल में डाला हुआ था। इशू ये होता है कि इसको अब हल कैसे करना है, इसीलिए वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा है, सारे मुल्कों की तरफ से रिस्ट्रेन का मुजाहरा है, रशिया, चाइना, आगे पीछे सारा, क्योंकि इसको निपटाना अमेरिका नहीं है। अमेरिका किसी सूरत, आप देखिए इसी झगड़े के दौरान शी जिनपिंग ने दौरा किया अमेरिका का और वहां गजा का मसला उठाया और उठाया है ना, वहां बात की और उनके वो 40 हज़ार या पता नहीं कितने के तो एक टेबल भी किए वहां से जो सीईओज आए हुए थे। और जाहिर है कि आने वाले अरसे में ट्रेड ना ख़त्म हो जाए, ये शिपिंग लेन्स हुतीज़ ने 24 घंटों में पिछले कुछ नहीं किया, मतलब सब इस वक्त रुके हुए हैं, देख रहे हैं कि ये काहिरा के अंदर जो अटैम्प्ट हो रही है वहाँ से अगर नाकाम, उसको नाकाम नहीं होना चाहिए, उसमें शराइत आगे पीछे हो जाएं, कुछ इधर से वो माने वो, लेकिन पहली प्रायोरिटी की जंग बंदी हो, वहाँ पर खुराक जाए, लोग जाएं, आम दुनिया को जाने दें, वो दुनिया जाके देखे कि वहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, इस बात से नेतन्याहू जो है वो परेशान है। नेतन्याहू और गवर्नमेंट और अमेरिका के लिए अब ये कंसर्न है, और बाकी दुनिया के लिए भी, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं, ये कंसर्न है कि होता है ना हमला कर दें, अटैक, न्यूक्लियर स्टेट है, वो डिक्लेयर नहीं करते अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट है। इसराइल जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन वो न्यूक्लियर स्टेट है और उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये वहाँ पर अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए, और ये हमास और हिजबुल्लाह और बाकी सारे लोगों के लिए भी कंसर्न है, क्योंकि चेरनोबिल और इस तरह के वाक़यात तो जहन में है ना कि रेडिएशन फैल जाए, पता है वो कहते हैं लोग क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं इसराइल पे आ जाते। तो जो इवन जो हुतीज़ भी जो फायर वगैरह ये इलात वगैरह के इलाकों में कर रहे हैं, बाकी जगहों पे भी वो ये जहन में रखते हुए कर रहे हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स जिन इलाकों में हैं तो उन इलाकों की तरफ ना जाया जाए, वरना जो है वो मामला ख़राब। लोग बहुत सारे कहते हैं ना इसराइल पे क्यों नहीं कर रहे, इसराइल को सब है न्यूक्लियर, तो वो रेडिएशन और बाकी जो मामलात, और ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात हो जाएगी। असल बात ये कि उनकी सिक्योरिटी, ये इसराइल की जो सिक्योरिटी का इशू है ना, वो बहुत बड़ा एक कंसर्न रेज हो गया है कि क्या वहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स सेफ हैं। फ़र्ज़ करें हमास के लोग थोड़ा सा आगे चले जाते, ले जाते उठा के कोई चीज़ें और कोई नुकसान पहुँचाते किसी जगह पे, किसी उनकी इंस्टॉलेशन में एंटर हो जाते। तो ये बड़ा कंसर्न है कि एक ना सिर्फ ये कि इसराइल, बल्कि एक न्यूक्लियर स्टेट का मुनज़्ज़म होना जो है वो अमेरिका को नज़र आ रहा है। किस तरह उसको बचाते हैं, किस तरह उसको नेतन्याहू को फायर करते हैं, क्या करते हैं, अगले 24-48 घंटों में तय हो जाएगा। ये जंग बढ़ जाती है, ख़त्ते में चली जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए मुल्क सारे रिस्ट्रेन कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये कि फ़लस्तीनी अपनी जाने दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द देगा। आमीन जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।